डेट है 6 अगस्त 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। और क्वेश्चन हम इस क्लास में नहीं करेंगे, आज से अलग क्या करेंगे, उसका 5 से 7 मिनट का लेक्चर अलग आया करेगा डेली, इसके 1 या 2 घंटे बाद अपलोड हो जाएगा। और उसमें 5 से 10 क्वेश्चन क्या करेंगे अलग से, जो कुछ करंट अफेयर के होंगे और कुछ स्टैटिक पोर्शन के होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट टॉपिक है डूरंड लाइन। ये 2-3 दिन से न्यूज में है। ये डूरंड लाइन किस किस के बीच में है? देखो बॉर्डर है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ये बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन। और जो हमारा जम्मू कश्मीर का पार्ट है इंडिया का, ये जम्मू कश्मीर का पार्ट जो अभी ये पीओ के पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में, इससे भी बॉर्डर लगाता है, यानी कि इंडिया का बॉर्डर भी लगता है जो अफगानिस्तान से, उसको भी डूरंड लाइन बोलते हैं। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में, कब डिफाइन हुई थी ये डूरंड लाइन और किसने बनाई थी। ये देखो इसकी जो लंबाई, ये लेंथ है 2670 किलोमीटर लंबी है। ये इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है किस किस के बीच में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ये एक एग्रीमेंट हुआ था। देखो ये पाकिस्तान वाला एरिया और ये अफगानिस्तान वाला एरिया, ये सब किसके कब्जे में था? ये उस टाइम पे ब्रिटिश राज के अंदर था। लेकिन ये अफगानिस्तान वाला एरिया जब ये आज़ाद हुआ था तो इसको लाइन डिफाइन करनी थी कि भाई साहब कहाँ, जो ब्रिटिश इंडिया था सारा, पहले पाकिस्तान और इंडिया, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर लाइन कौन सी रहेगी, इसको डिफाइन करने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ, समझौता हुआ, ये अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में। तो ब्रिटिश इंडिया की तरफ से जो ऑफिसर था वो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था जिसका नाम था हेनरी मोरटाइमर डूरंड। और इसी के नाम पे इस एग्रीमेंट हुआ था, ये डूरंड था इसमें ऑफिसर, इसी के नाम पे इसका नाम रख दिया डूरंड लाइन, ये बॉर्डर के बीच में। और अफगानिस्तान के टाइम से, उस टाइम पे अफगानिस्तान का रूलर था, राजा था ये आमिर अब्दुल रहमान। तो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था। ये लाइन जो है, जो पाश्तून ट्राइबल एरिया है, यहाँ पे बॉर्डर एरिया आ जाए अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में। पाश्तून ट्राइबल मतलब ट्राइबल प्रजाति है भाई साहब, जनजाति है, जो लोग रहते हैं पाश्तून जनजाति के लोग, यहाँ से होकर गुजरती है ये लाइन। और अफगानिस्तान का बॉर्डर चाइना से लेकर अफगानिस्तान का बॉर्डर जो ईरान पे लगता है वहाँ तक जाता है। ये देखो भाई साहब, वर्ल्ड मैप देखो आप तब समझ आएगा। ये अपना हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान का बॉर्डर चाइना से लग रहा है यहाँ से लेके और ईरान तक, अफगानिस्तान का बॉर्डर ईरान पे लग रहा है यहाँ तक, ये लाइन इसको बोलते हैं डूरंड लाइन। ये डिफाइन की गई थी। और कब डिफाइन की गई थी, ये डेट आपको याद रखनी है, 12 नवंबर 1893 के बीच में ये समझौता हुआ था अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के बीच में। और दोनों ऑफिसर के नाम याद रखने, राजा कौन था, ये ऑफिसर कौन था, ब्रिटिश इंडिया की तरफ से। जब इंडिपेंडेंस हुई 1947 में, तो पाकिस्तान को इनहेरिटेड हो गई डूरंड लाइन, यानी कि पाकिस्तान बट गया था भाई साहब, अलग हो गया था इंडिया से। तो पाकिस्तान का बॉर्डर ऑटोमेटिकली बन गया अफगानिस्तान से। तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन एस्टेब्लिश हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एडिबल ऑयल प्राइस। देखो कई बार इसे डिस्कस कर चुके हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब। पिछले प्रीलिम के पेपर उठा के देखोगे 4-5 साल के, 3 से 4 बार ये एडिबल ऑयल के बारे में क्वेश्चन पूछा है। कभी पाम ऑयल का पूछ लेता है, कभी कोई सा ऑयल का पूछ लेता है यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो ये एडिबल ऑयल के जो प्राइस हैं अभी रिड्यूस होने वाले हैं दिसंबर तक, ऐसा अनुमान लगाया है, एक्सपेक्टेड किया है। ये किस कारण होने वाले हैं? क्योंकि जो ऑयल सीड क्रॉप है उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन वो बढ़ गया है। हमारे इंडिया में क्या है, प्रोडक्शन ज़्यादा उत्पाद होने लगा है एडिबल ऑयल का, इस वजह से प्राइस घटने वाले हैं, ऐसा अनुमान लगाया है। अभी जो राइज कर रहे हैं प्राइस एडिबल ऑयल के, वो क्यों कर रहे हैं प्राइस राइज? देखो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो 6 एडिबल ऑयल हैं, खाने वाले, एडिबल ऑयल का मतलब है जो खाने वाले तेल हैं, जैसे ग्राउंड नट, मूंगफली का तेल हो गया, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल हो गया, वनस्पति ऑयल हो गया, सोया ऑयल हो गया, जो सोयाबीन आप खाते हो, सनफ्लावर, सूरजमुखी से जो निकलता है तेल, पाम ऑयल हो गया, ताड़ का तेल, इनका प्राइस क्या है 48% तक इंक्रीज हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि देखो ग्लोबल प्राइस इंक्रीज हो गया है, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस इंक्रीज हो गया है। और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है सोयाबीन का, वो बहुत ही कम है इंडिया का, समझ रहे हो, ये कम है डोमेस्टिक प्रोडक्शन। वो इंडिया का जो लार्जेस्ट ऑयल सीड क्रॉप है अभी सोयाबीन है, लेकिन उसका प्रोडक्शन अभी लो है हमारे इंडिया में। और दूसरा कारण है कि चाइना एडिबल ऑयल को बहुत ज़्यादा परचेज कर रहा है, बहुत ज़्यादा बाय कर रहा है, खरीद रहा है। और मार्केट में तेल कम बच जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो क्या होगा? सप्लाई कम होगी भाई साहब, डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या होगा? प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। और जो मेजर ऑयल प्रोड्यूसर हैं, जो ऐसी कंट्री ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, वो क्या कर रही हैं, ऑयल को, एडिबल ऑयल को बायोफ्यूल पॉलिसी के लिए यूज कर रही हैं। बायोफ्यूल पॉलिसी का मतलब है ऑयल से क्या है ना, डीजल पेट्रोल बनाने के लिए यूज कर रही हैं, ताकि ये बायोफ्यूल, और बायोफ्यूल डीजल पेट्रोल या बायोफ्यूल बना रही हैं। बायोफ्यूल क्या है, मतलब इनसे, बायो का मतलब क्या हो गया, लाइफ, और फ्यूल मतलब ईंधन, यानी कि ये ट्री और प्लांट में भी लाइफ होती है। इनसे निकाला तेल, तेल से बना लिया बायोफ्यूल।
अब बायोफ्यूल कहाँ यूज होगा? आपके गाड़ियों में, कार में, पेट्रोल डीजल की जगह पे। तो ये इसमें पॉल्यूशन बहुत कम होता है बायोफ्यूल यूज करने में, इसलिए बहुत सारी कंट्री क्या कर रही हैं, बायोफ्यूल पॉलिसी अपनी कंट्री में अडॉप्ट कर रही हैं और एडिबल ऑयल से बायोफ्यूल बना रही हैं। और खाने के लिए फिर ये एडिबल ऑयल कम बच जाता है, तो खाने के लिए कम बच जाएगा भाई साहब, डिमांड फिर बढ़ जाएगी, सप्लाई कम होगी, तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम, तो क्या होगा, प्राइस ज़्यादा रहेगा। तो ये भी कारण है। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट टैक्स और ड्यूटी जो लगा रही है, इसकी वजह से भी एडिबल ऑयल का इंडिया में प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये कारण है। अब इंडिया की डिपेंडेंसी एडिबल ऑयल पे कितनी है, मतलब कितना निर्भर करता है इंडिया खाने वाले तेल पे? देखो, पूरे वर्ल्ड में बिगेस्ट वेजिटेबल ऑयल इंपोर्टर इंडिया है। ये लाइन आपको एज इट इज याद करनी है। पूरे वर्ल्ड में, विश्व में सबसे ज़्यादा कोई आयात करता है, खरीदता है तेल, एडिबल ऑयल, वो कौन है? इंडिया। खाने वाले तेल की बात हो रही है, वैसे पेट्रोल डीजल की बात नहीं हो रही यहाँ पे। नेक्स्ट है, इंडिया जो इंपोर्ट करता है वो 60% तक एडिबल ऑयल की जो नीड है वो इंपोर्ट से पूरी होती है। मतलब हमारी जितनी भी डिमांड है उसमें से 60% हम बाहर के देशों से खरीदते हैं। और इसकी वजह से जो हम इंपोर्ट करते हैं, कौन कौन सा ऑयल करते हैं? देखो, पाम ऑयल, ताड़ का तेल है जो हम इंडोनेशिया, मलेशिया से इंपोर्ट करते हैं। और जो सोया ऑयल है वो करते हैं ब्राज़ील, अर्जेंटीना से। और जो सनफ्लावर, सूरजमुखी का जो तेल है वो रसिया और यूक्रेन से करते हैं हम। जो भाई साहब कुछ फैक्ट देख लो ये एडिबल ऑयल से रिगार्डिंग। जो प्राइमरी सोर्स है ना एडिबल ऑयल के, वो हैं सोयाबीन, रेपसीड, मस्टर्ड, सरसों का तेल, ग्राउंड नट्स, मूंगफली का तेल, सनफ्लावर और सेफ्लावर एंड नाइजर। देखो सनफ्लावर, देखो सोयाबीन तो आपने देखा ही हुआ है, सबके घरों में होगा। मस्टर्ड, सरसों का तेल भी सबके घरों में होगा, रोज़ सब्जी बनती होगी। ग्राउंड नट भी, मूंगफली देखिए आपने, मूंगफली को तोड़ के देख लेना, उसमें से तेल निकलता है, वही तेल होता है। सनफ्लावर और सेफ्लावर कैसे होते हैं ये देख लो भाई साहब। ये सनफ्लावर है, सूरजमुखी का तेल, और इधर आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये सेफ्लावर है। इनसे भी ऑयल निकाला जाता है, ये सनफ्लावर, और ये है आपका सेफ्लावर, इनसे भी ऑयल निकाला जाता है। ये प्राइमरी सोर्स है, मतलब सबसे ज़्यादा ऑयल ये यूज होता है। उसके बाद है सेकेंडरी सोर्स, कौन सा है एडिबल ऑयल का? वो है भाई साहब ऑयल पाम, ताड़ का तेल है, कोकोनट, नारियल का तेल है, राइस ब्रान का तेल है, कॉटन सीड से भी तेल निकलता है, ट्री बॉर्न ऑयल सीड, ट्री से, पेड़ों से तेल निकलता है। देखो भाई साहब, जो कोकोनट ये जो कोकोनट का ऑयल है, यानी कि किसका तेल? नारियल का तेल, आपने देखा होगा सबने, आपके घरों में भी होगा। ये ऑयल पाम ताड़ का तेल और राइस ब्रान कैसा होता है ये देख लेते हैं। कॉटन सीड भी आपने देखा हुआ है, रुई, रजाई में देख लेना भाई साहब, सर्दी आने वाली है, जो रजाई ओढ़ते हो ना आप, जो रुई होती है उसके पेड़ से, कॉटन के पेड़ से, कॉटन का सीड होता है, बीज, उससे भी ऑयल निकाला जाता है। तो ये पाम ऑयल और कोकोनट, ये राइस ब्रान देख लो आप क्या होता है। देखो ये है भाई साहब पाम ऑयल, इससे निकलता है। ये ताड़ का जो पेड़ है, पाम ऑयल का ट्री है ये, और जिसमें जो ये फल लगा हुआ है इससे निकलता है तेल, निकलता है इससे ऑयल। और ये है भाई साहब आपका राइस ब्रान का ऑयल। ये राइस ब्रान का मतलब जो चावल होता है, चावल की खेती होती है, इस तरह का इसका प्लांट होता है, पौधा। अब इससे जो इसके ऊपर चावल, देखो इसे क्या है, अलग कर देते हैं इसे। ये चावल का जो बाहर वाला पार्ट है, ये अंदर वाला चावल, वाइट चावल जो आप खाते हो वो निकल गया, और बाहर वाला जो पार्ट है इसका कवर, इसे या तो पशुओं के चारे के लिए यूज करते हैं या फिर इससे ऐसा ऑयल बना लेते हैं। तो ये है राइस ब्रान ऑयल। जो इंडिया का मेजर चैलेंज है ऑयल सीड सेक्टर में प्रोडक्शन के लिए, वो क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या चुनौतियां इंडिया के सामने, ये हैं। देखो, एक तो जो इंडिया की जो लार्जली ऑयल सीड उगाए जाते हैं, तेल उगाए, जो मतलब तेल वाले जो प्लांट, ट्री वगैरह ये खेती की जाती है, वो रेन फेड कंडीशन में होती है। अराउंड 70% एरिया रेन फेड एरिया है, यानी कि जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, और बारिश कुछ ही इलाके में ज़्यादा होती है इंडिया में, वहीं पे ये तेल प्रोड्यूस किया जाता है। जो हाई सीड कॉस्ट है, एक जैसे ग्राउंड नट और सोयाबीन, इनकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आती है सीड की, जब बीज खरीदते हैं ना किसान खेतों में बोने के लिए, तो ज़्यादा होती है। कि ये चैलेंज है, इसकी वजह से बहुत सारे किसान खरीद नहीं पाते और बहुत कम किसान ही इसकी खेती कर पाते हैं। नेक्स्ट रीजन क्या है कि चुनौतियाँ क्या हैं इंडिया के सामने? नेक्स्ट चुनौती है भाई साहब कि ये स्मॉल होल्डिंग विद लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो स्मॉल होल्डिंग ये है कि जो ये एडिबल ऑयल है उसका जो एरिया कवर है, मतलब जिसमें किसान फसल उगाते हैं, वो कम है। नेक्स्ट, ये लो सीड रिप्लेसमेंट रेट एंड लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी का मतलब ये है उत्पादकता कम है, यानी कि एक खेत में जितना जो एवरेज है इंटरनेशनल या और कंट्री में एडिबल ऑयल होता है, मान लो एक खेत में, मान लो खेती की किसान ने, कल्टीवेशन की, क्रॉप कल्टीवेशन, और उसमें से जो तेल निकला 1000 टन, लेकिन
जो और देशों में प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे 1500 या 2000 टन इतना निकल जाता है ऑयल, लेकिन इंडिया में लो प्रोडक्टिविटी है और लो सीड रिप्लेसमेंट रेट है। ये सीड रिप्लेसमेंट रेट का क्या मतलब होता है? लो का मतलब तो हो गया कम है, ये सीड रिप्लेसमेंट रेट कम है। तो ये सीड रिप्लेसमेंट रेट है क्या? ये भाई साहब है, देखो ये है जितना भी मान लो खेती करते हैं एडिबल ऑयल पे, वो कम है कंपैरिजन करें तो टोटल क्रॉप जो उगाते हैं, टोटल क्रॉप एरिया, समझ रहे हो? तो कैसे डिफाइन करेंगे? यानी कि एरिया प्लांटेड फॉर एडिबल ऑयल आउट ऑफ टोटल क्रॉप प्लांटेड इन ए रीजन इन ए पर्टिकुलर सीजन, ये हो गया हमारा सीड रिप्लेसमेंट रेट। ये कम है, यानी कि जितनी क्रॉप उगाई जाती है उनके मुकाबले जो एडिबल ऑयल का एरिया है वो कम है, जिसमें खेत में फसल उगाते हैं किसान। एक ये और देख लो रिसेंटली क्या है, गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है, नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या, पाम ऑयल का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए और हमारी इंडिपेंडेंस रहे, आत्मनिर्भरता रहे, सेल्फ रिलायंस बने हम ऑयल सीड में, और बाहर से कम इंपोर्ट करना पड़े, आयात करना पड़े, क्योंकि अभी हम मलेशिया इंडोनेशिया से मंगाते हैं ना पाम ऑयल, ये कम इंपोर्ट करना पड़े। और हमने ये प्लान बनाया है हिंदुस्तान ने कि हम अरुणाचल प्रदेश जो एरिया है नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट में और अंडमान निकोबार में, यहाँ पे हम एडिबल ऑयल के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट है, यहाँ पे क्लाइमेट सूटेबल है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पाम ऑयल उगाया जाए। ये पॉलिसी बनाई है, मिशन चलाया है इंडिया ने, इसके बारे में हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट है अपना नासा परसिविरेंस रोवर। देखो रोवर होता है एक इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये लगा लो रोबोट जो पहिए लगे हुए हैं घूम रहा है, ये नासा का परसिविरेंस रोवर है, नाम है उस रोवर का, जो भेजा है कहाँ पे, मार्स पे भेजा था भाई साहब, मंगल ग्रह पे। ये फरवरी 2021 में भेजा था, 3 से 4 बार डिस्कस कर चुके हैं हम इसको। और अभी इसने क्या किया है, ये कलेक्ट करके ले आया फर्स्ट रॉक सैंपल, ये कलेक्ट करके ले आया अर्थ पे भेज दिया इसने, इसलिए न्यूज में आया है। ये है भाई साहब रोवर, देख लो ये मार्स पे घूम रहा है, ये मार्स पे घूम रहा है, इसमें पहिए लगे हुए हैं और ये चलता है, इसलिए इसको बोलते हैं रोवर। एक होता है लैंडर, वो लैंडर क्या होता है, लैंडर सिर्फ लैंड करता है, उतरता है नीचे, जैसे हम मार्स पे भेजेंगे या लैंड कर गया, मार्स पे उतर गया, वो हो गया लैंडर। और लैंडर पे ही रख के भेजते हैं रोवर वगैरह या कोई और इंस्ट्रूमेंट वगैरह भेजने हो। तो ये नासा का प्लान था, ये लॉन्च किया था स्पेसक्राफ्ट के सैंपल हम लेके आएंगे मार्स से, मंगल ग्रह से, और ये लेके आए। ये फरवरी 2021 में लॉन्च किया था। मार्स की जजेरो क्रेटर, एक नाम है भाई साहब जगह का, मार्स पे मंगल ग्रह पे जजेरो क्रेटर, ये मतलब वहाँ पे वोल्केनो इरप्ट होता है, और उस क्रेटर जहाँ से इरप्ट होता है उसको क्रेटर बोल देते हैं, क्रेटर झील भी बोल देते हैं, जो उससे गड्ढा सा बन जाता है उसे क्रेटर लेक भी बोल देते हैं, यानी कि क्रेटर झील। तो जजेरो क्रेटर के नाम की जगह पे ये लैंड किया गया था, वहाँ पे इसलिए भेजा गया था ताकि वहाँ पे देख सकें एंशियंट पे, प्राचीन काल में लाइफ कैसी थी मार्स पे। तो ये मिशन की क्या क्या सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो देखो इस मिशन में मॉक्सी नाम का एक इंस्ट्रूमेंट भेजा है नासा ने। नासा तो आप सब लोग जानते हो ना, नासा क्या है जिसने ये भेजा है, ये नासा भाई साहब स्पेस एजेंसी है जो सैटेलाइट वगैरह भेजती है स्पेस में, आसमान में। ये नासा अमेरिका की, यूएसए की स्पेस एजेंसी है, जैसे इंडिया की भी एक इसरो नाम की स्पेस एजेंसी है जो सैटेलाइट वगैरह भेजती है, ऐसे ही नासा है। नासा की जो फुल फॉर्म है वो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस, ये एडमिनिस्ट्रेशन है इसका फुल फॉर्म। ये एक एजेंसी है जो स्पेस एजेंसी है जो स्पेस में सैटेलाइट भेजती है। तो इसमें जो परसिवरेंस रोवर भेजा था उसमें मॉक्सी नाम का इंस्ट्रूमेंट भेजा था। मॉक्सी की फुल फॉर्म है मार्स ऑक्सीजन इसरो एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या, वहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, मार्स के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, उसको ये ऑक्सीजन में बदलेगा, ऑक्सीजन में, समझ रहे हो? यानी कि इसरो का मतलब क्या है, इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन। इन सिटू का मतलब है मार्स पे ही जो गैस है, गैस को ही कन्वर्ट कर देगा, हम यहाँ से ऑक्सीजन का कोई सिलेंडर वगैरह नहीं भेजेंगे वहाँ पे, ये वहीं की कार्बन डाइऑक्साइड को बदल देगा ऑक्सीजन में कुछ रिएक्शन करके। तो ये आगे ह्यूमन नीड्स को पूरा कर सकता है। जैसे मान लो अगर मार्स पे ह्यूमन को भेजा जाए, मानव को, तो मानव को ऑक्सीजन ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं पे इंस्ट्रूमेंट भेजेंगे, वो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करेगा ऑक्सीजन में, और ये भाई साहब आराम से सांस ले सकेगा ह्यूमन जब जाएगा वहाँ पे। तो इसके साथ साथ एक इंजीनियटी नाम का हेलीकॉप्टर भी भेजा है मार्स पे, ये फर्स्ट टाइम हेलीकॉप्टर भेजा भाई साहब, ये है इंजीनियटी नाम का हेलीकॉप्टर है, ये पंख लगी हुई है इसमें, ये सोलर पैनल लगा हुआ है जिससे इसको एनर्जी मिल रही है, और इससे ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे कुछ सर्विलेंस करेगा, निगरानी और कुछ रिसर्च वगैरह काम करेगा नासा के लिए। नेक्स्ट क्या है इसमें, देखो इसमें ये प्लान बनाया गया था कि मार्स से सैंपल लाया जाएगा और एनालिसिस किया जाएगा लेबोरेटरीज में, कि
ये जो अर्थ से कितना मैच खाता है, जो यहाँ पे रॉक वगैरह मिलते हैं और मार्स पर मिलते हैं और अर्थ पे, ये कितना मैच करते हैं, कितना सिमिलर है। और बायो सिग्नेचर देखने के लिए भी कि यहाँ पे प्रेजेंट में और पास्ट में क्या लाइफ थी, ये देखने के लिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, टारगेट मिशन, टारगेट यही हो गया इस पे एंशियंट माइक्रोबियल लाइफ का साइन देखना है। तो कि मतलब एंशियंट में, प्राचीन में यहाँ पे कोई लाइफ का था, कोई रहता था यहाँ पे, कोई पेड़ पौधे उगते थे या यहाँ अब उगते हैं, ये सब कुछ देखना है। तो मार्शियल रॉक सैंपल कलेक्ट करना है और अर्थ पे वापस लेके आना, इसका टारगेट है। एक हेलीकॉप्टर भेजा गया, वो एक्सपेरिमेंट करेगा, इसके क्लाइमेट और जियोलॉजी के बारे में स्टडी करना, मार्स के बारे में। और टेक्नोलॉजी को तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करेगा ही कि आगे अगर फ्यूचर में मार्स पे कोई मिशन भेजना है तो उसे सहायता मिलेगी साइंटिस्ट को। नेक्स्ट है कि अब ये रीजन क्या है कि मार्स, मंगल ग्रह पे ही क्यों भेजा है ये मिशन। देखो इसलिए भेजा, थोड़ा मार्स क्या है, नज़दीक है अर्थ के। और कितना नज़दीक है, लगभग 200 मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं भाई साहब, 10 लाख से इसको मल्टीप्लाई कर दो और इकाई दहाई करके गिन लो कितना हो जाएगा। तो 200 मिलियन किलोमीटर दूर है लगभग, मतलब नज़दीक है अर्थ के। ये देखो भाई साहब अपनी अर्थ है, और अर्थ के नज़दीक क्या है, ये मार्स है, मंगल ग्रह। तो ये सोलर सिस्टम आपको दिखाई दे रहा, सन है, सन के चारों ओर ये 8 ग्रह घूम रहे हैं। सबसे नज़दीक मरकरी है, फिर वीनस, फिर अर्थ और फिर मार्स आता है, और फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो अर्थ के नज़दीक है ये मार्स, इसलिए मार्स को चूज किया गया। और ये प्लानट पे ऐसा है कि यहाँ पे ह्यूमंस क्या है, ज़्यादा समय तक स्टे भी कर सकते हैं, रह सकते हैं, और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रह सकते हैं यहाँ पे। मार्स पे क्या है, ऐसा माना जाता है पहले यहाँ पे पानी फ्लो करता था, वाटर, लेकिन अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर में अभी है नहीं इसकी कंडीशन। और फ्यूचर में क्या है, लाइफ सपोर्ट करने के लिए कंडीशन यहाँ पे अवेलेबल हो सकती हैं कि यहाँ पे जीवन संभव हो सकता है मार्स पे, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं जो एस्ट्रोनॉमर है, यानी कि साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। तो इसलिए इस मार्स को चूज किया। नेक्स्ट टॉपिक है अपना थ्रेट टू भीतरकनिका, भीतरकनिका नेशनल पार्क। ये उड़ीसा में है भाई साहब, भीतरकनिका नेशनल पार्क। अभी इसको एक रिपोर्ट आई है रिसेंटली, कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए जो काम करते हैं उनको इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट बोलते हैं, समाज सेवी, यानी कि जो पर्यावरण की ये कर रहे हैं सेवा, पर्यावरण को बचाने के लिए। तो इसने पॉइंट आउट किया है अभी कुछ एक्टिविस्ट ने कि उड़ीसा का जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है वो भाई साहब, उसके जो डाइवर्सिटी है यानी कि इकोसिस्टम है, उसको नुकसान है भाई साहब, खतरे में है, उसको प्रिजर्वेशन के लिए स्टेप उठाने चाहिए गवर्नमेंट को। क्योंकि यहाँ पे क्या है, फ्रेश वाटर, क्यों, ड्यू टू द प्लांट डाइवर्जन ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम बहामनी रिवर बेसिन। यहाँ पे एक बहामनी रिवर, ब्राह्मणी, ये ब्राह्मणी या बहामनी रिवर है, ये रिवर फ्लो करती है यहाँ भीतरकनिका नेशनल पार्क के पास। तो इसका जो फ्रेश वाटर पहले इसके पास आता था वो डाइवर्ज कर दिया है, खेतों की तरफ मोड़ दिया है गवर्नमेंट ने, ताकि खेती की जा सके, कैनाल वगैरह बना के, नहर बना के। तो इसलिए जो इसका इकोसिस्टम था भीतरकनिका में, जो इसका पानी आता था ब्राह्मणी रिवर का, भाई साहब पेड़ पौधे कैसे उगेंगे, पानी तो चाहिए ना। अब वो फ्रेश वाटर क्या है, कम हो गया, डाइवर्जन हो गया, इसकी वजह से इसको खतरा है। ये देखो अपना हिंदुस्तान है भाई साहब, और ये उड़ीसा आपको दिखाई दे रहा है। इस उड़ीसा का बड़ा मैप देख लो यहाँ पे, ये है उड़ीसा, और यहाँ पे है भाई साहब आपका ये भीतरकनिका नेशनल पार्क। कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला देखो, भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और नेशनल पार्क भी है, और यहीं पे ये गहीरमाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये दोनों आपको याद रखने हैं भाई साहब, लोकेशन कहाँ पे है, ये लोकेशन देख लिया आपने। अब कंसर्न क्या क्या मतलब किस किस चीज़ से परेशानी है। एक तो एक्सेस वाटर एलोकेशन फॉर इंडस्ट्रीज, देखो इंडस्ट्रीज को ज़्यादा पानी दे दिया है और फ्रेश वाटर यहाँ पे डिस्चार्ज कम हो गया है, फ्रेश वाटर यहाँ पे कम रह गया है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ की तरफ मोड़ दिया। इंडस्ट्रीज़ को, कंपनियों को भी तो ज़रूरत है फ्रेश पानी की, वहाँ की मतलब उस इंडस्ट्रीज़ की तरफ मोड़ दिया है पानी, इसलिए एक खतरा है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे जो नॉर्मल फ्लो फ्रेश वाटर होता था उसकी कमी हो चुकी है, इसकी वजह से सैलाइन इन्ग्रेशन ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब जो खारा पानी है वो ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह से यहाँ फ्लोरा और फोना जो है, यहाँ पे फ्लोरा का मतलब प्लांट और ट्री, फोना का मतलब एनिमल और बर्ड, इनको खतरा हो सकता है भाई साहब, इनकी लाइवलीहुड को। और यहाँ पे जो ब्राह्मणी और ये खारा स्रोत, ये ट्राइब्यूटरी हैं ब्राह्मणी रिवर की ही, मतलब खारा स्रोत ये ट्राइब्यूटरी है ब्राह्मणी रिवर की। तो यहाँ पे क्या है, जो फार्मर और किसान, फिशरमैन और मछली उत्पादन करने वाले किसान, ये डिपेंड थे इस रिवर पे, दोनों पे, खारा स्रोत पे और ये ब्राह्मणी पे। तो इनका पानी डाइवर्ट कर दिया है, तो यहाँ पे किसान लाइवलीहुड कैसे करेंगे भाई साहब, इंडस्ट्रीज़ के लिए दे दिया ज़्यादा पानी, इंडस्ट्रीज़ यूज़ कर रही है इनका पानी, कंपनियाँ। नेक्स्ट है कि भाई साहब इससे क्या है कि मैन और क्रोकोडाइल कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिले। क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ। देखो भाई साहब पानी कम होगा यहाँ पे, और जो यहाँ पे क्रोकोडाइल है, ईश्वराइन क्रोकोडाइल,
क्रोकोडाइल की प्रजाति होती है जो खारे पानी में रहती है, वो यहाँ से क्या है, ये कोर एरिया के सेंचुरी को छोड़ रहे हैं और ये क्या है, इंक्रीज हो रही है सैलिनिटी की वजह से क्रोकोडाइल और मैन कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है कि रिडक्शन इन वाटर डिस्चार्ज, वाटर जो डिस्चार्ज हो रहा है वो रिडक्शन हो रहा है और इसकी वजह से जो मैंग्रोव है वो भी घट रहा है। क्योंकि देखो भाई साहब, यहाँ पे जो अपना हिंदुस्तान है ये सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है वेस्ट बंगाल में, आप सबको पता है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे भीतरकनिका का जो नेशनल पार्क है यहीं पे पाया जाता है ये मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपने नहीं पढ़ा है तो स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, देखो इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में जाके आप स्पेशल लेक्चर देख सकते हो उसके बारे में। तो मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है, मतलब इसकी जो जड़ें हैं ना ट्री प्लांट की, वो पानी में डूबी होती हैं लगभग, उसे बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे कम होता जा रहा है क्योंकि वाटर का डिस्चार्ज है वो रिडक्शन हो रहा है और ज़्यादा यहाँ पे सलाइन वाटर रहेगा तो मैंग्रोव फॉरेस्ट को खतरा है भाई साहब, क्योंकि उसको दोनों पानी चाहिए, सलाइन वाटर भी चाहिए और फ्रेश वाटर भी, ताज़ा पानी भी, मीठा पानी भी और खारा पानी भी। और इसकी वजह से यहाँ पे जो गहीरमाद मैरीन सेंचुरी है भाई साहब, वो भी मैरीन डिजर्ट में बदल सकती है आगे जाके। जो भीतरकनिका के न्यूट्रिएंट्स हैं वो गहीरमाद मैरीन सेंचुरी में फ्लश्ड आउट हो रहे हैं और ये यहाँ पे वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट ये ओलाइव रेडलेस सी टर्टल भी पाए जाते हैं। टर्टल बोलते हैं कछुए को, और कछुए की प्रजाति का नाम है ओलाइव रेडलेस सी टर्टल। तो यहाँ पे क्या है, ये टर्टल आते हैं भाई साहब नेस्टिंग करने के लिए, यहाँ पे इकट्ठा होते हैं ये नेस्टिंग करने के लिए, मतलब यहाँ पे अपनी ब्रीडिंग करते हैं, ये अंडे देते हैं, बच्चे होते हैं फिर इनके। तो ये भी क्या है, इनको भी खतरा है इसकी वजह से, अगर इसकी डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम को थ्रेट होगी भीतरकनिका नेशनल पार्क को। तो यही था इसके बारे में भाई साहब, और आज के टॉपिक भी इतने ही थे। अब हम क्वेश्चन करेंगे इसमें, क्वेश्चन नहीं करेंगे भाई साहब, इसमें हम क्वेश्चन अलग लेक्चर में करेंगे, ठीक है, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है।